नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार सिंह बिष्ट। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है और सेंसिटिव टॉपिक भी है। आज हम चर्चा करेंगे इच्छा मृत्यु के बारे में। जी हाँ, जिसको इंग्लिश में यूथनेसिया भी कहते हैं। अभी रिसेंटली जो पोर्चुगल है, जो हम सब जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री है, तो जो पोर्चुगल है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। क्यों था? क्योंकि जो उनकी संसद है, जो उनका पार्लियामेंट है, उसने इच्छा मृत्यु को लेकर लॉ पास कर दिया है। वो ये है कि जो यूथनेसिया है, जो इच्छा मृत्यु है, अब वहाँ पर लीगल हो जाएगी। और सिर्फ पोर्चुगल ही नहीं, उनका जो नेबरिंग कंट्री है स्पेन, उन्होंने भी अभी कुछ ही टाइम पहले, 1.5 महीने पहले, दिसंबर के टाइम पे 2020 में, उनने भी लॉ पास कर दिया है अपनी लोअर हाउस में। बट अभी वहाँ पर सेनेट में पास होना बाकी है। सेनेट यानी उनका अपर हाउस। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है और अपर हाउस है हमारी राज्यसभा, लोअर हाउस है हमारी लोकसभा। तो जो उनकी राज्यसभा है, जिसको सेनेट कहते हैं, वहाँ पर अभी लॉ पास होना बाकी है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है, लोग यही कह रहे हैं कि पास हो ही जाएगा उनकी सेनेट में भी ये। और जो पोर्चुगल है वहाँ पर ये जो लॉ है वो फाइनल अप्रूवल के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो जैसे ही राष्ट्रपति उस लॉ को साइन कर देंगे, वैसे ही वो लॉ इनेक्ट हो जाएगा पोर्चुगल में। तो क्या पोर्चुगल और स्पेन वो पहले देश बनेंगे जहाँ पर यूथनेसिया, जो इच्छा मृत्यु है, वो लीगल है? और क्या इंडिया में यूथनेसिया, जो ये इच्छा मृत्यु है, वो लीगल है या नहीं है? तो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। तो जो जनवरी महीना था, उसका जो लास्ट वीक था, उस टाइम पे पोर्चुगल में ये लॉ पास हो गया है। और ये लॉ जो पास हुआ है वो हुआ है बाय सोशलिस्ट पार्टी, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है। और काफ़ी बड़े मार्जिन से पास हुआ है। 136, जो 136 वोट हैं, वो उसके फेवर में पड़े हैं और 78 वोट पड़े हैं इसके अगेंस्ट में। तो जो ये लॉ है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन भी देखने को मिला है। सिर्फ अपोजिशन पार्टी के द्वारा ही नहीं, इवन बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पोर्चुगल है वो एक कैथलिक मेजॉरिटी कंट्री है, तो जो चर्चिस के बिशप्स हैं, उनने भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई है। और इवन बहुत सारे लॉयर्स भी हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनने ये भी तर्क दिया है कि अभी 2020 में लॉकडाउन था, पूरा कोरोना वायरस की वजह से पूरी इकनॉमी डाउन हो चुकी है, काफ़ी लोगों की जॉब छूट चुकी है, लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, ऑलरेडी इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, उनके पास काफ़ी प्रेशर है फैमिली को पालने का। तो ऐसे में तो लोग चाहेंगे कि हमें तो इच्छा मृत्यु मिल जाए। तो ये लॉ अभी इनेक्ट करना तो एकदम बेकार ही होगा, ये उनका तर्क है ऐसा कहना। और जो सोशलिस्ट पार्टी है, उनका तर्क ये था, उन्हें ये बोला है कि इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं, उसको फॉलो करा जाएगा, कुछ शर्तें हैं, उनको फॉलो करा जाएगा। वो ये है कि व्यक्ति को 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। 18 साल या 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है, वही इच्छा मृत्यु के लिए डिमांड रख सकता है। और उसमें ये भी है कि उसको एक ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज पॉसिबल है ही नहीं, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है उसका इलाज होना, बच सकने की उम्मीद ना हो। और उसको बहुत ज़्यादा वो पेन में हो, उसको काफ़ी पीड़ा हो, मगर वो होश में होना चाहिए, मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर वो मेंटली अनस्टेबल होगा, मेंटली फिट नहीं होगा, तो ये उसको दिया नहीं जा सकता, इच्छा मृत्यु उसको नहीं दी जा सकती। और अगर वो मेंटली फिट है तो जो डॉक्टर है फिर उसके पास डिसीजन आता है। तो डॉक्टर और जो नर्स है वो अब उनसे कंसल्ट करा जाएगा, वो विचार करेंगे। अगर वो सोचेंगे कि हाँ, इसको इच्छा मृत्यु देनी चाहिए, तो वो आगे प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, वो दे सकते हैं। और अगर वो जो डॉक्टर है या नर्स है, अगर वो उस चीज़ को खारिज कर देते हैं कि नहीं, हमें इसको इच्छा मृत्यु नहीं देना चाहिए, तो जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति को सीधा अपील कर सकता है और राष्ट्रपति के पास जाएगा मामला। तो राष्ट्रपति के पास फिर पावर होगी कि या तो वो उसको कोर्ट भेज सकते हैं रिव्यू करने के लिए, या तो सीधा उसकी अपील को खारिज कर देंगे, नहीं, आपको इच्छा मृत्यु नहीं मिलेगी। तो काफ़ी सारे जो रूल्स हैं, वो जो तर्क है इस चीज़ को लेकर कि हमने रूल्स बनाए हैं, तो ये सोशलिस्ट पार्टी का कहना है इसमें। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या स्पेन और पोर्चुगल ही वो ऐसे देश होंगे जहाँ पर ये लॉ पास होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। और देश भी हैं जहाँ पर इच्छा मृत्यु ऑलरेडी लीगल है। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ किस किस देश में इच्छा मृत्यु लीगल है। तो 6 और देश हैं जहाँ पर ये इच्छा मृत्यु लीगल है। तो
मैं आपको उन कंट्रियों के नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो ये इच्छा मृत्यु का लॉ जो पास हुआ था वो हुआ था नेदरलैंड्स में, जो एक यूरोपियन कंट्री है। और उसके बाद बेल्जियम में हुआ, वो भी एक यूरोपियन कंट्री है। और लग्जमबर्ग, काफ़ी लोगों को शायद लग्जमबर्ग के बारे में नहीं पता होगा। लग्जमबर्ग भी एक कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है और काफ़ी रिच कंट्री है। यूरोप की सबसे रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है ये। काफ़ी छोटा देश है और फ्रांस और जर्मनी और नीदरलैंड जैसी कंट्रियों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो 2009 में वहाँ पर भी ये लॉ पास हो गया था। कोलंबिया में भी ये लीगल है, 2014 में ये इनेक्ट हो चुका है ये लॉ। और कनाडा में भी हुआ 2016 में, और इवन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। यहाँ कन्फ्यूजन मत करिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरे देश में यूथनेसिया लीगल नहीं है। जो उनका जो वेस्टर्न पार्ट है, जो उनका वेस्टर्न प्रोविंस है, जो 1/3 है पूरे कंट्री का, सिर्फ वहाँ पर लीगल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा न्यूजीलैंड में भी ये लॉ लीगल हो चुका है, लेकिन अभी इनेक्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों, भारत में क्या स्थिति है? क्या भारत में भी इच्छा मृत्यु लीगल है या नहीं है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में भी इच्छा मृत्यु लीगल है। जी हाँ, इच्छा मृत्यु लीगल है भारत में भी, लेकिन डिफरेंस है। इंडिया में पैसिव यूथनेसिया लीगल है। ये जो इच्छा मृत्यु है ना, ये भी 2 टाइप की हैं। एक है एक्टिव यूथनेसिया, एक है पैसिव यूथनेसिया। तो मैं अब इनका डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो जितनी भी मैंने कंट्री के नाम आपको बताया अभी, पोर्चुगल है, स्पेन है, नेदरलैंड्स हो गया, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, तो जितनी भी कंट्री मैंने आपको नाम बताया, इन कंट्री में एक्टिव यूथनेसिया लीगल है। जी हाँ, एक्टिव यूथनेसिया लीगल है। और इस एक्टिव यूथनेसिया को एग्रेसिव यूथनेसिया भी कहते हैं। और इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, एक्टिव और पैसिव यूथनेसिया में डिफरेंस यही है कि जो एक्टिव यूथनेसिया है उसमें एक पर्सन इन्वॉल्व है, वो मृत्यु देगा। वो व्यक्ति कौन होगा? वो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर ही होगा या तो नर्स होगी। वो लोग उसको, पेशेंट जो है उसको वो मृत्यु दे देंगे, इंजेक्शन के थ्रू देंगे या कोई मेडिकेशन के थ्रू देंगे या कुछ भी करके। उसमें एक पर्सन इन्वॉल्व है, वो उस व्यक्ति को मृत्यु दे रहा है। लेकिन उसमें कंडीशन यही थी कि जो पेशेंट है वो मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, वो अपनी इच्छा मृत्यु मांग रहा है। लेकिन जो पैसिव यूथनेसिया है उसमें ये है कि जो व्यक्ति है वो होश में नहीं है, तो उसको मृत्यु कैसी दी जाए? उसमें ये होगा कि हम ये कर सकते हैं कि हम आगे उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट करेंगे ही नहीं। अगर वो वेंटिलेटर में है तो वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा, सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाएगा, उसे आगे मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो हम उसमें ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही है कि उसमें डॉक्टर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है ना, या ना तो कोई नर्स है कि जो उसको डायरेक्ट इंजेक्शन दे के या दवाई दे के मार देगी। तो उसमें ये डिफरेंस है। इवन ये भी है कि जो डिसीजन है वो फैमिली वाले ले सकते हैं। तो जो व्यक्ति की स्पाउस है, यानी उसकी जो पत्नी है, वो पत्नी है या पति है, वो डिसीजन ले सकते हैं, या कोई क्लोज रिलेटिव हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। बट उसमें भी काफ़ी सारे गाइडलाइन हैं। उसमें भी ये है कि 2 विटनेस चाहिए। इवन जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है वहाँ का भी सिग्नेचर चाहिए। इवन लिविंग विल भी होनी चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और जो व्यक्ति है वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में होना चाहिए, यानी उसका अगर पूरा तरीके से उसका जो ब्रेन है डैमेज हो चुका है, सीवियर डैमेज है, और वो व्यक्ति बिल्कुल भी होश में नहीं है, तो उससे जो लाइफ सपोर्ट है वो हटा दिया जाएगा। उसको फर्दर आगे जो मेडिकल फैसिलिटी है या जो लाइफ सपोर्ट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो वो होगा पैसिव यूथनेसिया, जिसमें जो डॉक्टर है वो इंजेक्शन दे के या मेडिसिन दे के व्यक्ति को डेथ नहीं दे रहा है। ऐसे भी जब सीवियर डैमेज हो ही चुका है, उसका ब्रेन पूरी तरह से डेड हो ही चुका है, तो उस व्यक्ति का बचना वैसे भी नामुमकिन ही है। मैंने इसके रिगार्डिंग काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े। बहुत डॉक्टर ने इस मूव को वेलकम भी करा, बोला कि जो व्यक्ति है, जो एक 80 साल का व्यक्ति है और बाय चांस उसका पॉसिबल नहीं है उसका बचना, तो हम उसका जो वेंटिलेटर है हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं जो कि 40 साल का है, जो कि 35 साल का है, जिसको चांसेस उसके बचने के हैं, जिसकी ज़्यादा उम्मीद है बचने की, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा नेसेसिटी में है, जिसके बचने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, उसको हम दे सकते हैं। क्योंकि वेंटिलेटर कई लोगों को उनको भी सपोर्ट सिस्टम दिया जाता था जिनकी बचने की उम्मीद नहीं थी।
तो उससे जो बाकी पेशेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। तो वेंटिलेटर में भी काफ़ी ज़्यादा आपको ज़्यादा मतलब अवेलेबिलिटी आपको देखने को बेटर मिल जाएगी इस लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़े तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर का कहना ये था। देखिए, मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, सेंसिटिव है, बट मैं आपसे ओपिनियन ज़रूर मांगना चाहूँगा। आपको क्या लगता है जो इंडिया में जो ये पैसिव यूथनेसिया है, ये क्या लीगल होनी चाहिए या इसको हटा देना चाहिए? मैं आपके ओपिनियन जानना चाहूँगा। देखिए, ओपिनियन देने में कुछ नहीं जाता। मेरा खुद का मानना है कि यूथनेसिया, पैसिव यूथनेसिया जो है इंडिया में वो लीगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इतना, मैं कहूँगा इतना स्ट्रांग नहीं है। करप्शन भी बहुत है, इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत हो, तो मैं आपका ओपिनियन भी ज़रूर जानना चाहूँगा।